बहुत बहुत स्वागत है जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका। आज हम अध्याय 2 मानवतंत्र के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अब हमारा बिंदु चल रहा है पाचन तंत्र, कक्षा 10 की यूनिट या पार्ट नंबर 2 मानवतंत्र का, जिसमें हमने पहले 1 और 2 भाग वीडियो के देख लिए हैं। अब हम तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पाचन तंत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, और पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि होती है। हमने उनकी मुंह के अंदर हमने देखा कि दांत और जीभ पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। जीभ भी हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, जो 4 प्रकार के होते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। उन्हीं श्रृंखलाओं में हम आगे चलते हैं। उसी आहारनाल का अगला भाग है आमाशय, जो हमारी आहारनाल का मुख्य भाग होता है। और इस आमाशय में जाने से पहले मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न है, जठर निर्गमी अवरोधनी का क्या कार्य है? अगला, मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो भोजन आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में कैसा माध्यम रहता है, अम्लीय या क्षारीय? वह भोजन जब छोटी आंत्र में पहुंचता है तो वहां कैसा माध्यम रहता है? भोजन पाचन के बाद में छोटी आंत्र में अवशोषण के लिए रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन रोम जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना, थैली का हम क्या काम करते हैं? किसी वस्तु का संग्रह करने के लिए हम थैली का काम करते हैं। बाजार जाते हैं, किसी वस्तु को उसमें डाल के लाते हैं। तो उसी प्रकार आमाशय भी हमारी आहार नाल का एक थैलीनुमा भाग होता है, जो भोजन का सर्वप्रथम संग्रह करता है। ये भोजन का संग्रह करने के बाद में भोजन को अपने अंदर 2 से 3 घंटे, 4 घंटे तक रोक के रखता है। अब रोक के रखने का क्या कारण है, वो हम आगे देखेंगे। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। उस थैलीनुमा संरचना में मुख्य रूप से 2 ही छिद्र होते हैं। एक तो आने का छिद्र होता है और एक जाने का छिद्र होता है, और बाकी कहीं भी इसका कोई आवागमन का साधन नहीं है, क्योंकि ये आहार नाल का एक भाग है। इसके आने वाले छिद्र से जो नलिका जुड़ी रहती है, उस नलिका का हमने कल नाम पढ़ा था। उसका नाम है ग्रासनाल। क्या नाम है उसका? ग्रासनाल। जो भोजन को ग्रसनी में भोजन जब आता है तो उसको फिर ग्रहण करके आमाशय तक पहुंचाती है ग्रासनाल। ग्रासनाल और आमाशय के जो जॉइंट होता है, उस जोड़ पर एक अवरोधनी पेशी यानी स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जो संकुचन का काम करती है। जो संकुचित फैलने का काम करती है, वो संकुचन और फैलने का काम इसलिए करती है कि जब भोजन इसके अंदर आ जाए, भोजन आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाए, और तब वो संकुचित हो जाती है। और जब भोजन इधर से आता है तो वो फैल जाती है, तो वो आमाशय में प्रवेश कर जाता है भोजन। यहाँ प्रवेश करने के बाद में वो भोजन यहाँ इकट्ठा होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि प्रेशर से भोजन वापस इसमें चला जाए, इसलिए वो सिकुड़ जाती है और बंद हो जाती है। तो इस प्रकार अवरोधनी पेशी जो है वो भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोकती है। अगला इसका मार्ग है ये मार्ग आमाशय का मार्ग जुड़ा है
छोटी आंत से, आगे छोटी आंत आएगी, उस छोटी आंत में सबसे पहला भाग ग्रहणी आएगा। यहाँ ग्रहणी और आमाशय की आमाशय के जॉइंट पर एक स्फिंक्टर मसल पाई जाती है। स्फिंक्टर मतलब अवरोधनी मसल, वही संकुचन करती है, फैलती है जब इसको संकेत मिलते हैं तब। तो ये अवरोधनी पेशी जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी कहलाती है। इसका नाम क्या होता है? जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी। इसका मुख्य कार्य ये है कि भोजन जब आमाशय में आके संग्रहित हो जाता है तब संकेत पाकर आमाशय के द्वारा तभी खुलना कि भोजन आगे छोटी आंत में प्रवेश कर सके, इतनी देर ये बंद रहती है। वरना हम सोचें कि मान लो ये यहाँ से खुली, यहाँ भोजन आया और ये भी खुली रह गई, तो फिर वो भोजन तो आगे पार हो गया। अब उसकी भी एक अलग हानि होती है, उसके लिए हम देखेंगे। आमाशय जो है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ भाग होता है। इसके 4 भाग कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं आमाशय के। तो ये जो यहाँ पे ग्रासनाल के पास वाला भाग होता है, इसको कहते हैं कार्डियक जठरागम या कार्डियक पार्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग होता है, इस भाग को कहते हैं जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक पार्ट, ओके। उसके बाद में ये जो यहाँ पार्ट है, इतना एक्स्ट्रा ऊंचा जो पार्ट है, इसको कहते हैं फंडिस भाग या फंडस भाग, ठीक। और इस शेष जो शरीर बचा है, इसको बॉडी कहते हैं। आमाशय की क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। तो आमाशय हमारे शरीर में एक थैलीनुमा संरचना है। इसमें ग्रसिका से भोजन आता है और ये भोजन को फिर 2 से 3 घंटे तक या 4 घंटे तक अपने शरीर के अपनी बॉडी में रोक के रखता है। और रोकने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये शांत बैठा रहता है, ये पेरिस्टालसिस गति करता है, क्रमाकुंचन गति करता है। ये क्रमाकुंचन गति जो है, ये क्रमाकुंचन गति भोजन को मथने का कार्य करती है। भोजन को मथने का कार्य करती है और मथने के साथ इसमें जो HCl अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है और पेप्सिन नाम का एंजाइम स्रावित होता है। HCl अम्ल और पेप्सिन नाम के एंजाइम को एकदम अच्छे से भोजन में मिलाने का काम करती है। और भोजन में ये HCl अम्ल और पेप्सिन का कार्य क्या है, ये हम देख लेते हैं कि कोई भी बाह्य पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो भोजन हो, अब कितना भी हाइजेनिक भोजन अगर हम कर लेते हैं, कितना भी साफ सुथरा स्वच्छ भोजन करें, लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बाहर से कोई न कोई जीवाणु, विषाणु, रोगाणु हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश करता ही है। और वो जब प्रवेश करता है तो उस भोजन को वो वो कर देता है, रोग फैलाने वाला वाहक कर देता है। लेकिन हमारा शरीर पहले से फर्स्ट लाइन सुरक्षा कर्मी रखता है। फर्स्ट लाइन सुरक्षा कर्मी, जैसे आमाशय में जब भोजन पहुंचा तो आमाशय में भोजन पहुंचने पे उसमें HCl अम्ल मिल गया और वो HCl अम्ल जो है वो सभी रोगाणु, जीवाणु जितने भी होते हैं उन सबको अम्लीय माध्यम में खत्म कर देता है। और पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है और छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनानी शुरू कर देता है वो प्रोटीन का पाचन करके। आप सबको पता है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद तो एमिनो अम्ल बनता है, लेकिन छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बननी शुरू हो जाती है। अब भोजन 4 से 5 घंटे तक यहाँ रहेगा, 3 से 4 घंटे तक यहाँ रहने के बाद में भोजन को यहाँ पेस्ट में बदल दिया जाता है। पेस्ट कौन सा? जो आप टूथपेस्ट करते हो उसमें बदल दिया जाता है। भोजन वैसा पेस्ट बन जाता है, क्योंकि पानी भी ज़रूरत है, इसलिए पानी उसके साथ हम आधे घंटे 1 घंटे बाद भोजन के करते ही हैं, पीते हैं। तो वो पेस्ट पानी के कारण पेस्ट के रूप में बदलने पर वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। और छोटी आंत में प्रवेश तभी करता है जब इस आमाशय के द्वारा इस संकुचनी पेशी को संकेत दिया जाता है खुलने के लिए। तो ये खुलती है धीरे धीरे और भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में। छोटी आंत में इस छोटी आंत की विशेषता ये है कि छोटी आंत
बोलने को छोटी है लेकिन ये है बहुत बड़ी, 7 मीटर लंबी है। छोटी आंत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यास जो है वो बहुत कम होता है। व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहते हैं, लेकिन इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और हमारी आहार नाल का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण इसी क्षेत्र के अंदर होता है। छोटी नाल को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर, अर्थात ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी ये सबसे छोटा भाग होता है और सी आकार का लगभग ऐसे होता है, सी आकार का, और ये अमाशय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। और ग्रहणी और अमाशय के बीच में ही वो स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जठर निर्गमी स्फिंक्टर। तो ग्रहणी सबसे छोटा भाग है। ग्रहणी के अंदर सबसे छोटा भाग होने के बाद भी जो पित्रस है, यकृत जो पित्रस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, वो ग्रहणी में आकर ही भोजन में मिलता है। और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित रस, अग्नाशय रस भी ग्रहणी में आकर ही मिलता है। अब हमको यहाँ उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अग्नाशय रस जो है इस ग्रहणी का माध्यम क्षारीय करता है, यानी यहाँ पे एसिडिक मीडियम था तो यहाँ पे बेसिक मीडियम का काम करता है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को पाचन करने वाले, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो पाचक एंजाइम उनको सरल अणुओं में यानी जल अपघटन करके उनको सरल अणुओं में और सरलीकृत करते हैं, जिससे ग्रहणी के दूसरे भाग अग्र शुद्रांत्र भाग में यानी अग्र शुद्रांत्र भाग या जेजुनम के अंदर अवशोषण का कार्य शुरू होता है। अब यहाँ अपने को एक उत्तर और मिलेगा कि अग्र शुद्रांत्र जो है वहां आंतरीय रस स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती है, वो आंतरीय रस स्रावित करती है और भोजन को वही पचाने में सहायक होता है क्योंकि उसमें भी एंजाइम होते हैं। अब भोजन का पाचन जो है वो यहाँ पाचन और अवशोषण दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन अवशोषण करने के लिए इस छोटी आंत में बहुत छोटे छोटे ऐसी अंकुरनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर। ये रसांकुर जो है ये भोजन का अवशोषण करते हैं और भोजन को, जो अवशोषित भोजन को, पचित भोजन और उसको अवशोषित करते हैं। अवशोषित भोजन को रक्त के माध्यम से शरीर के उपयुक्त स्थान तक पहुंचाते हैं। फिर अगला शुद्रांत्र। ये शुद्रांत्र का मुख्य कार्य भी अवशोषण ही होता है। यहाँ लगभग अवशोषण हो जाता है अग्र शुद्रांत्र में, लेकिन कुछ पित्त, लवण और विटामिन अवशोषण के बिना रह जाते हैं, तो उनको शुद्रांत्र अवशोषित करता है। यानी हमारी छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है, उसके 3 भाग हो गई। हम चित्र में देखेंगे वो कितनी लंबी होती है और किस प्रकार से कुंडलित होती है। ठीक है। अमाशय का भी हम चित्र देखेंगे कि अमाशय में कौन कौन से भाग होते हैं चित्र के माध्यम से। फिर अगला हम देखेंगे कि शुद्रांत्र के बाद में भोजन, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र के बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में अंधनाल। अंधनाल का काम केवल ये होता है कि भोजन को बृहदांत्र तक पहुंचा दे, और इस अंधनाल के साथ ही एक कृमिरूपी परिशेषिका जुड़ी होती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स ही हमारे शरीर के अंदर अवशिष्य अंग होती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होती है और वो मनुष्य के अंदर नहीं होता है। वो शाकाहारी जंतुओं के अंदर सेल्यूलोज पाचन होता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का पाचन करने वाले विशेष सहायक जीवाणु रहते हैं जो मतलब सेल्यूलोज आए तो उसके लिए हम एंजाइम्स रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए ये हमारे अंदर अवशेष के रूप में है। फिर अगला भाग आता है बृहदांत्र। अंधनाल से भोजन आता है बृहदांत्र में। ये 1.3 मीटर लंबी बृहदांत्र संरचना होती है। इसके 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। बृहदांत्र के चित्र में देखेंगे हम आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। इसके बाद में बृहदांत्र मुख्य रूप से जल का अवशोषण करने के और कुछ एकादा खनिज लवण अवशोषित करने के लिए काम आता है, क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार से इफिशिएंट बनाया हुआ होता है कि हमारे शरीर से जल बहुत से कम मात्रा में निकले, मतलब जो जितना आवश्यक हो उतना शरीर में रहे। इस प्रकार से दक्ष हमारा शरीर होता है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शरीर की इंजीनियरिंग बड़ी उम्दा किस्म की है, जिसमें
किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता है, एक हर चीज़ का सदुपयोग किया जाता है। हमें भी अपने जीवन में हमारे शरीर से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें किसी चीज़ को ऐसे खराब या वेस्ट समझना नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से काम करे कि हम उस चीज़ का सदुपयोग कर सकें। ठीक है, और कुछ सृजनात्मक आइडिया दिमाग में आए। फिर वृहदांत्र के बाद में वृहदांत्र से भोजन आ जाता है मलाशय में, जो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस 20 सेंटीमीटर लंबे मलाशय के अंदर भोजन आने के यानी भोजन आ जाता है तो उसको जो अपचित भोजन या जो भी अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं उनको मल कह दिया जाता है। तो वहाँ पर 2 स्फिंक्टर होती है गुदानाल पर, बही और अंतः संवर्णी पेशी। बही और अंतः संवर्णी पेशी, ये बही और अंतः संवर्णी पेशी हमारे द्वारा मल त्याग को नियंत्रित करती है, मनुष्य शरीर के द्वारा मल त्याग को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया, मैं आपको समझाने में सफल रहा, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको मेरे वीडियो जो आगे मैं बनाऊंगा पढ़ाने के लिए वो निर्विघ्न रूप से मिलते रहेंगे। मैं सभी क्लासों की साइंस और कोशिश ये करूँगा कंपटीशन एग्ज़ाम की भी मैं लगभग कवर कर लूँ, कोशिश यही है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं मानव तंत्र, ये मानव तंत्र रीट परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीट परीक्षा में इतने ज़्यादा नंबर के नहीं आते, लेकिन एक एक नंबर का महत्व जहाँ होता है वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बाकी हम अगले टॉपिक अगले वीडियो में अगले टॉपिक का शेष भाग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।